आदाब, मैं मोहिउद्दीन आप सभी का खैर मकदम करता हूं। आप देख रहे हैं खास मुलाकात। महाराष्ट्र के सियासी फक पर तब्दीलियां दिखाई दे रही हैं। कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना मिलकर हुकूमत बनाने की कोशिश में है। ये कोशिश कितनी कामयाब हो सकती है इसका अंदाजा तो मुस्तकबिल में ही होगा, लेकिन फिलहाल इस पूरी की पूरी कवायद पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं नवाब मलिक साहब, जो कि एनसीपी के स्पोक पर्सन हैं और मेंबर ऑफ असेंबली हैं। क्योंकि नवाब मलिक के ताल्लुक से जो कहा जाता है कि ये जो कहते हैं तो वही जो है वो पार्टी की लाइन होती है। चलिए बात करते हैं नवाब मलिक साहब से। सर, एक बात ये बताइए कि अचानक जो है वो शिवसेना के साथ इत्तेहाद की बात कैसे आपके सामने आ गई, कैसे आपके जहन में आ गई? क्योंकि विचारधारा की बात करें, आइडियोलॉजी की बात करें तो शिवसेना, एनसीपी जो है वो हमेशा से जो है वो एक दूसरे की मुखालिफ रही है। देखिए, असेंबली के जब इलेक्शन हुए तो उससे पहले एक पूरे मुल्क में माहौल बनाया जा रहा था कि महाराष्ट्र में अपोजिशन नाम की चीज़ नहीं है, अपोजिशन पूरी तरह से ख़त्म हो गई। खास करके हम लोगों को बदनाम करने के लिए बड़े पैमाने पे भारतीय जनता पार्टी ने प्रचार किया और झूठे मुकदमे डाले, ईडी का इस्तेमाल हुआ और हमने तय किया कि हम इनसे लड़ेंगे। और जैसे जैसे प्रचार आगे बढ़ता रहा, जो लोग ये कहते थे कि बिल्कुल नहीं सीटें आएगी, एग्जिट पोल में दिखाया गया कि हम लोग 10-12 सीटें ला रहे हैं, ओपिनियन पोल में हम लोगों को कमज़ोर दिखाया गया, लेकिन नतीजे ऐसे आए कि जो दावे भारतीय जनता पार्टी कर रही थी कि 220 प्लस हम लाएंगे, 105 में जाके सिमट गई और शिवसेना के भी 56 विधायक जीते, एमएलए जीते। नतीजा जब सामने आया तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के बीच में मनमुटाव पैदा होने लगा। अढ़ाई साल का फार्मूला, इक़्तिदार में बराबरी की हिस्सेदारी, इस तरह से वादा किया गया था। बाद में बीजेपी अपने वादे से मुकरने लगी तो ये लगने लगा कि दोनों के बीच में मनमुटाव है और किसी भी हद तक जा सकता है। सोनिया गांधी के ताल्लुक से कहा जा रहा था कि सोनिया गांधी नाराज है। उनका ये कहना था कि जो महाराष्ट्र कांग्रेस की जो लीडरशिप है वो उनको क्रॉस कर रही है। सोनिया गांधी का पॉइंट ये था कि शिवसेना हमेशा से जो है वो हिंदुत्व की सियासत करते आई है और कांग्रेस ने जो है वो हमेशा सेकुलरिज्म की बात की है। तो ये जो टकराव है सोनिया गांधी की वजह से ही जो है वो मामले अटके हुए थे और क्योंकि शरद पवार जी खुद उनको मनाने के लिए जा रहे थे। तो क्या सोनिया गांधी जी मान गई है शरद पवार जी के मनाने से? देखिए, जहाँ तक कांग्रेस और शिवसेना के साथ में आने का सवाल है, मैं याद दिला दूँ आपके जो भी सामाईन हैं उनको कि कांग्रेस पार्टी ने 1980 में जब इंदिरा गांधी जनता पार्टी को हरा कर आई, महाराष्ट्र में असेंबली के और लोकसभा के इलेक्शन होने वाले थे, उस वक्त शिवसेना ने कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट किया था। उसके बाद जो प्रतिभा ताई का इलेक्शन हुआ, प्रणब मुखर्जी का इलेक्शन हुआ, कांग्रेस की मदद से राष्ट्रपति के हमने चुनाव जीते। लेकिन जो लोग शिवसेना को समझते नहीं हैं उनको ये मैं बताना चाहता हूँ कि शिवसेना ने मुस्लिम लीग के साथ भी समझौता करके मुंबई महानगर पालिका में, लेकिन वो 92 की सियासत, पूरी बात हो जाने दीजिए। लेकिन उसके बाद शिवसेना का जन्म ही मराठी और महाराष्ट्र के लोगों के फायदे के लिए था। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जाने के बाद उनके जो नजरियात थे वो बदले और अगर कोई किसी के साथ जाता है, नजरियात बदलते हैं तो उनको सुधारना भी हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि 1992 के बाद, बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जो है वो शिवसेना की जो पॉलिटिकल लाइन है वो चेंज होती है। बाला साहब ठाकरे का खुद स्टेटमेंट है कि उनके कार सेवक वहां पर गए थे बाबरी मस्जिद को उठाने के लिए और उनका भी इसमें हाथ है। तो एक किस्म की देखिए आप एक किस्म की हिंदुत्व की बात करते हैं। तो क्या आपने शिवसेना को राजी कर लिया इस बात पर कि आप जो है वो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स छोड़ने वाले हैं? देखिए, 6 दिसंबर 1992 के दिन जो लोग सियासत में थे, पहले भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर को लेकर आंदोलन शुरू किया। 87 में ये बजरंग दल बना, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश में राज करेगा। गर्व से कहो हिंदू है, जल्दी खोलो राम जन्मभूमि का फाटक, बंद करो न्याय कर्नाटक। तो ये पूरा मंदिर के नाम पर राजनीति उन्होंने शुरू की और उसके पहले एक बार अयोध्या तक लोग गए, वहाँ पे गोलियां चली और वहाँ पे वो नाकाम रहे। लेकिन 6 दिसंबर 92 के दिन बाबरी मस्जिद को जब शहीद किया गया तो घबराहट में भारतीय जनता पार्टी के लीडरान, आरएसएस के लीडरान बोलने लगे कि हम लोगों ने ये नहीं किया।
तो जब उन्होंने इनकार किया तो कोई शिवसेना के लोग वहां नहीं थे। तो हाँ, हमने किया इस तरह। जरा आप सुन लीजिए, जरा सुनिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो हमें लगता है बाल ठाकरे को क्रेडिट लेना था, उन्होंने ले लिया। अब वो क्रेडिट ले रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, सवाल ये नहीं है उसके बाद फसादात भी हो, कहीं ना कहीं बड़े पैमाने पे नुकसानात भी हुए, जिसका फायदा सियासी तौर पर उन्होंने उठाया। लेकिन जितना जहर हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी ने बोया है, जितना नुकसान हिंदुस्तान को किया है, तो हमें लगता है कि बड़े दुश्मन को खत्म करने के लिए कुछ लोगों को साथ में लेना जरूरी है। आप ये जो है कह रहे हैं कि शिवसेना को साथ में लेना जरूरी है बड़े दुश्मन को खत्म करने के लिए, लेकिन सवाल क्या ये पैदा होता है कि क्या शिवसेना ने आपको इस बात का आश्वासन दिलाया कि वो हार्डकोर हिंदुत्ववादी पॉलिटिक्स है वो छोड़ने वाली है? उन्होंने सीधे कहा कि वी आर द मोस्ट लिबरल पार्टी। मैं खुद संजय राउत जी से मिला, कोर कमेटी में मैं बैठा था, हमने कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन देना है, तो उन्होंने कहा कि हमारी तैयारी है। तो जब अगर उनके ख्यालात बदल रहे हैं, उनके दिल बदल रहे हैं, तो हमें लगता है कि लोगों को बदलने का मौका देना चाहिए। भले वो हिंदूवादी रहेंगे लेकिन सरकार सेकुलर रहेगी। हम कोशिश करेंगे कि जो हमारी आइडियोलॉजी है वही आइडियोलॉजी चले, और शिवसेना को लोगों ने अगर अलग ढर्रे पे ले गए हैं वे, तो हम अलग ढर्रे पे ले जा सकते हैं, हमें उम्मीद है। लेकिन एक तारीखी सवाल आपसे ये है नवाब भाई कि 1980 से लेकर अभी तक देखा गया है शिवसेना की जो पॉलिटिक्स रही है, जो सियासत रही है, वो मुसलसल चेंज होती रही है। एक तरफ जो है वो हिंदुत्व की बात करते हैं, एक तरफ जो है वो मराठी मानुस की बात करते हैं, एक तरफ यूपी वालों के खिलाफ आंदोलन की बात करते हैं। तो वो चीजों में जो है वो तब्दीली आती गई। इस बात की गारंटी क्या है कि वो आगे चल के भी जो है वो आपके मुद्दे पे कायम रहेंगे और हार्डकोर हिंदुत्व को जो है वो की बात नहीं करेंगे? इस बात की गारंटी क्या है फ्यूचर पॉलिटिक्स में? इस मुल्क में आरएसएस के जहर को कम करना ये हमारे लिए सबसे पहले जरूरी है, और जब हम साथ में लाना चाहते हैं या लाएंगे, तो ये आप समझ लीजिए हमारी जो पॉलिसी है उसी से पवार साहब ने भी कहा है कि भले वो हिंदुत्व की राजनीति करते हों लेकिन सरकार सेकुलर रहेगी, इसकी जमानत हम लोग लेंगे। हमें लगता है कि उनको अगर हमने साथ में लिया तो लोहा लोहे को काटता है, कहीं ना कहीं ये इस लोहे से दूसरे लोहे को हम काटेंगे। मेरा एक सवाल, आखिरी सवाल है, उसके बाद हम ब्रेक लेंगे। सवाल ये है कि जिस तरह से आप लोगों की बातें हुई है हुकूमत बनाने के ताल्लुक से, कभी पवार साहब का बयान आता है कि अभी बात चल रही है, फाइनल चीज़ें नहीं हो पाई है, कभी बयान आता है कि सीएम जो है, आप ही का बयान आया कि सीएम शिवसेना का होगा, पवार साहब का बयान आया कि सीएम जो है वो अभी इस पे फाइनल डिसीजन नहीं हो पाया है। तो ये चीज़ कब तक क्लियर हो सकती है और पॉलिटिकल लाइन और लेन क्या हो सकती है आपकी हुकूमत की? देखिए ऐसा है, एक बार कांग्रेस तय कर ले कि सरकार में वे शामिल होंगे, तो शिवसेना किस मुद्दे पर लेके भारतीय जनता पार्टी से अलग हुई? उनका यही था कि हमारा मुख्यमंत्री या चीफ मिनिस्टर बने, जिसको लेके उन्हें जिल्लत उठानी पड़ी, बेइज्जत किया गया। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि उनका वकार कायम रखना। तो जो भी चीफ मिनिस्टर बनेगा वो शिवसेना से बनेगा, ये जिम्मेदारी से 5 साल के लिए बनेगा? ये 2.5 साल की तो वो लड़ाई लड़ रहे हैं, 5 साल की तो कभी उन्होंने बात नहीं की, लेकिन चीफ मिनिस्टर शिवसेना का बनेगा। बात ये बताइए नवाब मलिक साहब कि 5 साल का सीएम जो है वो शिवसेना का होगा या 2.5 साल का सीएम होगा, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि शिवसेना में जो है वो सीएम कौन होगा? उद्धव ठाकरे पे बात हो रही है या उनके बेटे पे बात हो रही है या दिगर लीडरान पे बात हो रही है? एनसीपी की सहमति जो है वो किस पर है? देखिए ऐसा है कि उन्होंने प्रोजेक्ट किया था कि आदित्य ठाकरे को बनाया जाए, लेकिन हम लोगों से बात होते वक्त उन्होंने और 2 नाम दिए हैं। लेकिन ये उनका हक है कि वो अपनी पार्टी का चीफ मिनिस्टर किससे बनाते हैं। अगर उद्धव ठाकरे बनते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हम किसी पार्टी को ये नहीं डिक्टेट कर सकते कि आप किसे चीफ मिनिस्टर बनाएं। हमें लगता है ये फैसला उन पे छोड़ देना चाहिए, और हमें लगता है जो भी फैसला होगा शिवसेना करेगी, लेकिन आदित्य ठाकरे को लेकर शिवसेना बजिद नहीं है। लेकिन आपकी जानिब से कौन सीएम होगा 2.5 साल के लिए? कोई चेहरा मुंतखब हो पाया है? देखिए अभी ये सब बातें ही नहीं है। अभी सबसे पहले ये तय हो कि कांग्रेस सरकार में आएगी कि नहीं। ये तय नहीं हुआ है? बिल्कुल नहीं, ये तय नहीं हुआ कि कांग्रेस सरकार में आएगी कि नहीं। ये उन्होंने कहा था कि एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाए, हम लोगों ने तीनों लोगों ने बैठ के बना दिया। सोनिया जी के पास भेजा गया है, पवार साहब को दिया गया है और उद्धव ठाकरे जी को दिया गया है।
कांग्रेस ने एक बार तय कर लिया है कि वे सरकार में शामिल होंगे तो उसके बाद चीज़ें तेज़ी से आगे बढ़ेगी। फिर ये तय होगा कि कौन बनेगा, कैसे बनेगा, कौन से महकमे किसके पास होंगे, कितने महकमे होंगे, ये सब बाद में तय होगा। ये दुर्गम चीज़ें हैं। हमें लगता है पहले ये तय हो जाए कि तीनों लोग इक़्तिदार में शामिल होंगे तब चीज़ें आगे बढ़ेंगी। लेकिन कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो आपने बनाया है, आपकी सहमति से वो जो बनाया है शिवसेना एनसीपी कांग्रेस के लीडरान के, उसकी अगर बात की जाए तो वो क्या है, कुछ मोटी मोटी बातें क्या है उसमें? देखिए, जिम्मेदारी ये होती है कि जो चीज़ें अभी अप्रूव नहीं हुई वो लोगों तक बताया ना जाए। लेकिन किसान पूरे मुल्क में परेशान है, महाराष्ट्र में परेशान है, तो उनको राहत देना ये हमारी जिम्मेदारी होगी। नौजवान बेरोजगारी का एक बड़ा मसला इस मुल्क में और महाराष्ट्र में भी है, बेरोजगारी कैसे कम हो, और इस महाराष्ट्र में रहने वाली अक़लियतों की फलाह व बहबूदी का कैसे काम हो, तो ये सब चीज़ें उसमें हैं। दलितों को लेके, आदिवासी को लेके, जो हमारी औरतें हैं उनको लेके सब चीज़ें हैं। हमें लगता है जब सामने चीज़ें आएंगी तो लोगों को लगेगा कि सरकार क्या करना चाहती है। कोई भी मुतनाज़ा चीज़ें ना हमने कही है होनी चाहिए, ना उन्होंने कही है। हम इत्तेफाक बना चुके हैं कि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में रहने वाले 13 करोड़ लोगों को ये लगे कि हमारी सरकार है। इस तरह का हमारा एजेंडा बना है। कर्ज माफी का वादा तो बीजेपी ने भी किया था, लेकिन वो इस पे पूरा उतर नहीं पाई है। आप भी कर्ज माफी की बात कर रहे हो, तो सवाल ये पैदा होता है कि कर्ज माफी के लिए जो है वो इतनी बड़ी रकम आप कहाँ से लाएंगे? देखिए, ऐसा है कि किसानों को राहत देना ये हमारी जिम्मेदारी है। अगर हम पिछली सरकार से लगातार मांग करते रहे, हमने संघर्ष यात्रा निकाली, शिवसेना ने यही बात कही है, हमने अपने मंशूर में कहा है, तो हम कहाँ से लाएंगे? इस सरकार ने तो पिछले 5 साल में 2.5 लाख करोड़ का 5 लाख करोड़ कर्जा कर दिया है। कुछ भी हो जाए, लेकिन किसानों को राहत देना ये हमारा कहीं ना कहीं उसको तरजीह हम देंगे और किसानों को राहत दी जाएगी। सवाल ये है कि आपने कहा कि सहमति बन नहीं पा रही है कांग्रेस के साथ, तो कांग्रेस की सुई जो है वो कहाँ अटक रही है? नहीं, सहमति नहीं बन, सहमति तो बन गई, कागज हमने भेज दिया। कांग्रेस का यही कहना था कि एजेंडा क्या होगा, एजेंडा तैयार करके भेज दिया गया है। अब सोमवार के बाद दिल्ली में कांग्रेस एक बार उन्हें फैसला लेना है। कांग्रेस सिर्फ महाराष्ट्र में सियासत करती है ऐसे नहीं, पूरे दक्कन से लेकर पूरा पश्चिम तक सब जगह कांग्रेस पार्टी है। तो कोई ऐसी बात ना हो कि उनके दीगर रियासतों में कोई उनके लिए मसला पैदा हो जाए। तो कांग्रेस सभी चीज़ों को ध्यान में रखकर कोई फैसला लेने वाली है। इसलिए ये कहा गया कि कोई एजेंडा तय हो तो एजेंडा हम लोगों ने बैठ के तीनों पार्टियों ने बनाकर दिल्ली भेज दिया है। शरद पवार पे अगर ईडी का नोटिस नहीं आता शरद पवार जी को, तो क्या इतना बड़ा पॉलिटिकल गेम होता? देखिए, इल्जाम पिछले 8 सालों से लगाया जा रहा है। पवार साहब पे तो 20-25 साल से क्या क्या आरोप लगे, लेकिन कोई मुकदमा दर्ज करके कोई सजा सुना पाए? 8 साल से भारतीय जनता पार्टी आबपाशी को लेके इल्जाम आयद करती रही। 5 साल हुकूमत दिल्ली में, महाराष्ट्र में थी, कोई कहीं साबित हो पाया? जो भी इल्जाम हैं पूरे मुल्क में भारतीय जनता पार्टी अपोजिशन को बदनाम करने के लिए इस तरह के इल्जाम आयद करती रही। कुछ एजेंसीज का इस्तेमाल करके लोगों को गिरफ्तारी भी की गई, जिस तरह से कि भारतीय जनता पार्टी चिल्ला रही थी जब अपोजिशन में थी कि 2G घोटाला हो गया। कोर्ट में 2G घोटाला कुछ नहीं हुआ, ये साबित हो गया। शिवसेना बीजेपी के साथ हुकूमत में रहते हुए सामना के अदालत में जो है वो बीजेपी को तनकीद का निशाना बनाती है, तो क्या इस बात की गारंटी क्या है कि जब वो आपके साथ हुकूमत में आएगी तो आपको जो है तनकीद का निशाना नहीं बनाएगी सामना के मुख्य पत्र में? 5 साल तक उन्हें पूरी तरह से दबाने का काम किया गया। उन्हें किसी भी तरह से कमजोर किया जाए, इस तरह की सियासत हो रही थी। छटपटाहट में सामना में सारी बातें छप रही थी। हम किसी को दबाएंगे नहीं, किसी को जलील नहीं करेंगे। लोगों को जब साथ में लेते हैं तो हम हमेशा बराबरी के साथ एक साथ बैठते हैं, तो लोगों को कहीं ना कहीं उनका स्वाभिमान सम्मान रहे, इस तरह की सियासत हमारी होती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तारीख है, जिनके साथ हुकूमत साजी करती है, जिनके साथ सियासत करती है, उस पार्टी को पूरी तरह से ख़त्म कर देती है।
पूरे मुल्क में कई रियासतों में इस तरह के हालात लोगों ने देखे। मतलब ये कि एनसीपी और शिवसेना जो है वो अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं, इस तरह से अगर देखा जाए तो। हमारे आपने जैसे कहा कि बीजेपी जो है वो अपनी मुखालिफिन को खत्म करने जा रही है, मुखालिफिन में आपका भी नाम आता है, शिवसेना के भी नाम आता है, कि वजूद को बचाने के लिए पूरा के पूरा जो है गेम प्लान है। वजूद खत्म करना चाहते थे, लेकिन महाराष्ट्र की जनता ने हमें फिर से जिंदा कर दिया है और हमें जिम्मेदारी दी है कि हिंदुस्तान से भारतीय जनता पार्टी को आप पूरी तरह से साफ करें। इब्तिदा महाराष्ट्र की जमीन से हो रही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो इलेक्शन कैंपेनिंग हुई है असेंबली के इंतखाबात की, उसमें जो है वो आपने बीजेपी के जो मुद्दे हैं, जो बीजेपी के जो खिलाफ जो मुद्दे हैं, बेरोजगारी है, किसानों की आत्महत्या है, और उनके अलावा बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो आवाम तक लेके गए अपनी यात्राओं के जरिए, कांग्रेस ने, एनसीपी ने। इसके बावजूद भी जो है वो ज्यादातर लोगों ने जो है वो बीजेपी को मुंतखब किया। ऐसा नहीं, आप देखिए पूरे महाराष्ट्र में 60% वोटिंग हुई, 40% लोग उनके साथ नहीं थे। कांग्रेस पार्टी को जो है 1,40,00,000 वोट मिले। नहीं, 1 करोड़, तो हमें 1,16,00,000 वोट मिले। वो सीट कितने लगे, हम लोगों ने सीट कितनी लड़ी? हमें लगता है कि वोट का बंटवारा ही भारतीय जनता पार्टी की जीत का मंत्र था। अच्छा, आपकी सरकार जो है वो कितने दिन में बन सकती है? एक बार कांग्रेस का फैसला हुआ तो 20 दिन गवर्नर साहब ने सरकार ना बने इसके लिए कवायद की है। उससे कम वक्त के कवायद में हम लोग नई सरकार बनाएंगे। नवाब मलिक साहब, एक बात ये बताइए कि आप जो मिली जुली सरकार बनाने की बात कर रहे हैं, जो एजेंडे की बात कर रहे हैं, इसमें जो है वो महाराष्ट्र का अक़लियती तबका वो कहाँ खड़ा होगा, और कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में जो है वो महाराष्ट्र के अक़लियती तबके को जो है वो कितनी नुमाइंदगी मिल पाएगी? कितनी नुमाइंदगी मिलेगी? नुमाइंदगी हमारी पार्टी देगी, कांग्रेस देगी, हो सकता है शिवसेना भी नुमाइंदगी दे। तो कहीं ना कहीं सरकार में मुसलमानों की हिस्सेदारी होगी, नुमाइंदगी होगी, इसमें कोई शक नहीं। हमने जो रिजर्वेशन दिया था 6 साल पहले, वो रिजर्वेशन हम बिल शिवसेना के साथ लेके लाएंगे, और जो मराठा आरक्षण के साथ मुसलमानों को जो रिजर्वेशन दिया गया था वो देंगे। शिवसेना से हमने बात की है, एनसीपी कांग्रेस का पहले से एजेंडा रहा है, तो हमें लगता है वो फैसला होगा। मुसलमानों के फलाह व बहबूदी के लिए अलग अलग प्रोग्राम बनाया जाएगा। ये बात भूलना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे कहीं ना कहीं उस एजेंडे में है। और हिस्सेदारी सरकार में हो, हिस्सेदारी अगर रिजर्वेशन हो गया तो नौकरियों में भी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी मुसलमान नज़र आएंगे। और हमें लगता है कि मुसलमानों की माली हालात बदलना, इक़्तिसादी हालात बदलना, उनके समाजी हालात, तालीमी हालात बदलना, इसको कहीं ना कहीं फौकियत दी जाएगी, और वो हमारे एजेंडे में। किस आप रिजर्वेशन देंगे आप? क्योंकि इससे पहले आपने जब रिजर्वेशन दिया था मुसलमानों को, मराठा को तो कोर्ट में टिक नहीं पाया था। टिक गया ना मराठा का, आपने जब दिया था तो उस वक्त तो ठीक है। वही लोग कहीं ना कहीं कोर्ट में जाके लोगों को ये दिखा रहे थे कि टिक नहीं रहा है, लेकिन कोर्ट ने तो मुसलमानों को तालीम में 5% दिया जाए, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया था, तो नीयत ही उनकी साफ नहीं है। आपने बहुत बड़ा बयान दिया है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा अगर आपकी हुकूमत आती है तो, लेकिन सवाल मेरा ये है कि अगर ये हुकूमत जो है वो चल नहीं पाई, आगे चल के 5 साल का ऐसा पूरा नहीं कर पाई, तो इसमें जो है वो नुकसान सबसे बड़ा किसका होगा? क्या एनसीपी नुकसान में रहेगी, या कांग्रेस नुकसान में रहेगी, या शिवसेना नुकसान में रहेगी? तो नफा होगा आवाम का। सियासत नफे नुकसान को देख के नहीं की जाती। हमें लगता है आवाम को फायदा मिले, इस मकसद से हम लोग सियासत करेंगे। अच्छा नवाब मलिक साहब, आपने जो है वो सियासत देखी है, बहुत लंबी चौड़ी सियासत देखी है आपने। क्या आपको लगता है कि मतलब बाबरी मस्जिद के फैसले के बाद जो है वो हिंदुस्तान की सियासत एक नए मोड़ की तरफ जा रही है? ठीक है, क्योंकि बाबरी मस्जिद, राम मंदिर के मुद्दे पे जो है वो हमेशा सियासत होती रही है। देखिए, बाबरी मस्जिद का बहाना बनाकर हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी इक़्तिदार तक पहुंची है। इस मुल्क का मुसलमान पहले दिन से ये कह रहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आएगा हम उसे मानेंगे। बीजेपी कह रही थी कि हम नहीं मानेंगे। कई फैसलों को से वो मुकर जाती है, सबरीमाला को लेके मुकर गई। हमें लगता है जिसको लेके मजहब के नाम पे सियासत बीजेपी कर रही थी, हमें लगता है एक तारीख बन गई है। अब मजहब के नाम पे सियासत लोग नहीं कर पाएंगे। नवाब भाई, बाबरी मस्जिद की बात हो रही है। बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद जो है मुंबई ने एक बहुत ही बड़ा फसाद देखा, और जिसमें जो है वो कई लोगों की जानें गई। उस फसाद की जांच के लिए जो है वो श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट बैठती है, और उसमें जो है वो शिवसेना को और बाला साहब ठाकरे को जो है वो दोषी करार देते हैं, और उसमें जो है उनका हाथ बताया जाता है। दूसरी तरफ जो है वो जब भी इलेक्शन हुए उसके बाद
हर इलेक्शन में कांग्रेस ने, एनसीपी ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात को बयान किया, इस बात का इरादा किया। जरा पूरी सुनो ना, सुनिए मेरे सवाल पूरा। अरे आपका सवाल मैं समझ गया, जरा सुन लीजिए। अरे सुनिए ना मेरे भाई, श्री कृष्णा कमीशन की रिपोर्ट पे अमल करके जो चीजें थी हमने कर दी, लेकिन हम लोग चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो सबसे बड़ा जहर है उस जहर को खत्म किया जाए। कमीशन की रिपोर्ट नाफिज करेंगे आप? हमने कर दिया है। आप जरा सुनिए, 1999 में हमने बात की थी, जो भी थे मुकदमे दर्ज किए गए, कार्रवाई की गई। आप पहले जाके देखें, हमने कार्रवाई की है, लेकिन पूरी रिपोर्ट की पूरी चीजें नाफिज नहीं हो पाई। आप पढ़ के दिखाइएगा, आपके पास चैनल है, बताइएगा। जो भी नाफिज करने का काम था कमेटी ने नाफिज किया है, लेकिन बाबरी मस्जिद शहादत की जिम्मेदारी आरएसएस बीजेपी की है। उसमें का अमल दखल देखिए था ना, हमें एक जहर को खत्म करने के लिए दूसरे जहर का इस्तेमाल करेंगे। मुल्क की जड़ों में जहर घोलने का काम आरएसएस कर रही है। जिस तरह से मुल्क के अंदर मजहब के नाम पे नफरत फैलाया जा रहा है, गाय के नाम पे लगातार मुसलमानों को कत्ल किया जा रहा है, लगातार हिंदुस्तान में दहशत फैलाने का काम किया जा रहा है, ऐसे जो दहशत गर्दाना पार्टी है उन्हें ख़त्म करने के लिए हम किसी से हाथ मिला रहे हैं, तो वो एक हमारा मकसद है और हम ख़त्म करेंगे। बिल्कुल, आपकी बात जो है वो बिल्कुल हम आपको बात को मानते हैं, लेकिन एक सवाल ये है कि फडणवीस जी ने हमेशा ये बात कही है, जितने फसादात कांग्रेस एनसीपी की सरकार में हुए हैं उससे नहायत ही कम फसाद, एक दो फसाद जो है वो फडणवीस हुकूमत में हुए। फडणवीस हुकूमत का जो राज रहा है वो अंडमान का राज रहा है, जबकि आपकी स्पेशल हुकूमत में धुलिया फसाद हुआ, मालेगांव फसाद हुआ, नंदुरबार फसाद हुआ, ऐसे बहुत से फसादात देखने को मिले, लेकिन फडणवीस हुकूमत में जो है वो ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। फसादियों के हाथ में सब सरकार आती है तो फसादी चुप बैठ जाता है, कोई भी बम ब्लास्ट नहीं हो रहा है। जब जिस तरह से जब दीगर हुकूमतें होती हैं तो फसादात का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी संघ परिवार की तरफ से किया जाता है पूरे मुल्क का माहौल बिगाड़ने के लिए। और हमें लगता है कि जिन लोगों ने गड़बड़ी की थी, जब भी सरकार उनकी आती है बोलते हमारे राज्य में कुछ होता नहीं, जब सरकार नहीं, जरा सुनिए आप, पूरा मुल्क जानता है कि दंगाई कौन है, फसादी कौन है, और फसादियों के हाथ में जब सरकार आती है तो ये दिखाने की कोशिश की जाती है कि फसादात नहीं हो रहे। हमें लगता है हम कड़ाई से निपटेंगे इनसे। लेकिन जब फसादी लोग सामने थे तो आपकी हुकूमत ने इनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? किया ना, कई बार जेल में डाला, कई गोलियां कई बार चली, जिसको लेके नुकसान भी हुआ है। लेकिन हमने जब बम ब्लास्ट हुए मालेगांव में तो हम लोगों ने उनका चेहरे से नकाब उठाने का काम किया, फिर उनकी सरकार आने के बाद कहीं ना कहीं उनको बचाने का काम होता रहा। हमारी सरकार में ही ये बात साबित हुई कि साध्वी प्रज्ञा सिंह जैसे लोग, स्वामी असीमानंद जैसे लोग या संघ परिवार से जुड़े हुए संगठन ये आतंकवादी हैं। ये हम लोगों ने तो बात कही, लेकिन दिल्ली में उनकी सरकार आ गई, महाराष्ट्र में सरकार आ गई, लिपापोती होने लगी। तो लेकिन ये समझना पड़ेगा कि मुल्क का माहौल बिगाड़ने का काम संघ परिवार करता है और ये ढका छुपा नहीं है। कॉमन सिविल कोड का मुद्दा बीजेपी लाने वाली है। कॉमन सिविल कोड के बारे में जो है वो एनसीपी क्या सोचती है? क्या कॉमन सिविल कोड हिंदुस्तान में लागू होना चाहिए? उनका अपना तरीका है, वो क्या क्या चाहते हैं। हमें तो लगता है कि बैठकर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों से बैठे इस्लामिक जो कानून है उसको अगर वो पढ़ लेंगे, अगर लोगों को पता चल जाएगा, तो हमें लगता है जो कानून वो बनाना चाहते हैं बहुत सारी चीज़ें हमारी हो जाएगी। हमें लगता है मुल्क में आईन इजाज़त देता है कि लोग अपनी मर्जी से अपने मजहब को कबूल करें, अपनी तरह से जिए, उसका प्रचार करें, प्रसार करें। कोई भी मजहबी चीज़ें किसी पे लादना ये ठीक नहीं है। सेकुलर मुल्क किसी मजहब के नाम पे नहीं चलता। इस मुल्क में रहने वाले तमाम आवाम और शहरी को अपने मजहब को मानने का हक है। ये कानून के तहत सब आए कॉमन सिविल कोड के, क्या आप इसके हक में नहीं है? नहीं, हम चाहते हैं अलग अलग भाषा है, अलग अलग धर्म है, अलग अलग रीति है, अलग अलग रिवाज है, सबको एक लकड़ी से हाँकना मुल्क के लिए ठीक नहीं है। मतलब आप कॉमन सिविल कोड के खिलाफ है? एनसीपी का स्टैंड ये है? बिल्कुल क्लियर है। सबको अपने अपने मजहब के हिसाब से जीने का हक है। किसी पे कोई चीज़ ला दी जाए कि तुम क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कैसे रहोगे, कैसे जिंदा रहोगे, ये इस मुल्क के लिए ठीक नहीं है। अब तो मुद्दा ये भी आ रहा है कि मस्जिदों में जो है वो औरतों की एंट्री दी जाए, क्योंकि इस तरह से जो लोग हैं अपने अपने फितना पैदा करने का काम करते हैं। 3 लोग तो 1400 साल से दुनिया में है, शैतान भी है, तो
तो शैतान और फित्तीन लोग अपना काम करते रहते हैं। हम लोग चाहेंगे कि शैतान और फित्तीन कंट्रोल में रहें। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। नवाब मलिक हमसे बात कर रहे थे, इन्होंने बहुत अहम बयान दिया कि कॉमन सिविल कोड पे इनका ये स्टैंड है कि कॉमन सिविल कोड यहाँ पे लागू नहीं होना चाहिए, और अगर शिवसेना कांग्रेस एनसीपी की हुकूमत आती है तो मुसलमानों को तालीम के मैदान में रिजर्वेशन देने के का जो उनका स्टैंड है वो उस पर कायम रहेंगे। नवाब मलिक साहब से हम बात कर रहे थे। अगले हफ्ते एक नई शख्सियत के साथ आपके रूबरू फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज। शुक्रिया।